हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें जो जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं और जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट सोलवेंट और कुछ डेफिनेशन वगैरह वो पढ़ने वाले हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किस टाइप का? होमोजेनियस, जो आपस में अच्छे से कंपोजिशन मिक्स हो रखी है, कोई सेपरेट लेयर नहीं दिखती है। और दो या दो से ज्यादा केमिकली सब्सटेंसेस का जो आपस में नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्ट नहीं करती हैं। और सॉल्यूशन के अंदर अगर दो कंपोनेंट है, अगर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और ये जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, अगर कम अमाउंट में जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे सोलवेंट। और द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस नंबर ऑफ वेज। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, मतलब कितने मोल, कितनी वॉल्यूम के अंदर डिजोल्व किए गए हैं, या कितने मास के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व किए गए हैं, इस टाइप से जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो अलग अलग वेज में कैसे रिप्रेजेंट की गई है वो देखते हैं हम। सबसे पहले मास प्रेजेंट और वेट, सॉरी मास परसेंट और वेट परसेंट। W/W परसेंटेज। मास परसेंट किसी भी सोल्यूट का क्या है? मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का मास होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो मास होगा सोल्यूट का, उसी को क्या बोलेंगे? मास परसेंट और वेट परसेंट। W/W परसेंट। मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकंड है बच्चों स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट सोल्यूट की प्रेजेंट होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्ट्रेंथ से। और स्ट्रेंथ की जो यूनिट है ग्राम पर लीटर, या फिर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, या ग्राम पर लीटर, और ग्राम सॉरी रिप्रेजेंट किया गया ग्राम पर लीटर, लीटर इनवर्स और ग्राम डेसीमीटर इनवर्स। और फिर उसके बाद जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। सोल्यूट का मास ग्राम में डिवाइडेड बाय जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, या तो लीटर के अंदर या फिर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल। फिर है मोलैरिटी और मोलैलिटी नॉर्मेलिटी। हम पिछली वीडियो में कंप्लीट टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, इनकी अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बहुत अच्छे से बनाई हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हो ये टॉपिक। और उसके बाद है बेसिसिटी। What do you mean by basicity? Basicity, number of displaceable H positive ions present in one molecule of the acid। जैसे हमारे पास HCl एसिड है, जब वो आयनाइज होगा H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, उस एसिड ने कितना H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, कितना H पॉजिटिव आयन रिलीज किया, वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है या रिलीज करता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं H2SO4, इसके पास 2 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये 2H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4, 2 नेगेटिव आयन बनेंगे। 2H पॉजिटिव आयंस इसने रिलीज किए, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। बेसिसिटी है तो ये एसिड, लेकिन पढ़ रहे हम इसकी बेसिसिटी, मतलब किसी भी एसिड ने कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करके कितने बेस को न्यूट्रलाइज करने किया है। किसी भी
एसिड ने जितने H पॉजिटिव डोनेट करके जितने OH नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज किया है, सोल्ट फॉर्मेशन की है, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी। मतलब बेस के कितने OH नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज किया है, इस वजह से एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। और एसिडिटी होती है किसी भी बेस की। एसिडिटी जो भी OH नेगेटिव आयंस डोनेट करेगा, कोई भी बेस जितना OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी। वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करके जितना H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी रखता है, जितने H पॉजिटिव आयंस को वो न्यूट्रलाइज करेगा, उसकी वो क्या होगी, एसिडिटी। और जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एक OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा और इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, प्लस का Na पॉजिटिव, ये बनेगा। एसिडिटी कितनी होगी, एक H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई, 1। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसके पास 2 OH नेगेटिव आयंस हैं, 2 OH नेगेटिव प्लस का Ca2 पॉजिटिव, 2 OH नेगेटिव आयंस, 2 OH नेगेटिव आयंस कितने, 2 H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है वो कितनी होती है, 2। और जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें 3 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं। तो 3 H पॉजिटिव आयंस है इसके अंदर जो रिलीज हो सकते हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, फॉस्फोरिक एसिड की 3 आएगी। उसके बाद गाइज मोल फ्रैक्शन हम पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप वहां से देख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जब भी आप किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालते हो, तो उसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है A और B, तो A के निकालने हैं मतलब, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स A और B के दोनों। आप पीछे इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद है molarity equation. If a solution having molarity M1 and volume V1 is dilute to volume of the new molarity is M2, अगर कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, मान लीजिए उसकी मोलरिटी M1 है और उसकी वॉल्यूम V1 है, अगर आप उसको डाइल्यूट करते हो, उसमें और वॉल्यूम कोई भी जो सॉल्वेंट है आपका वो ऐड करते हो, डाइल्यूट कर रहे हो उसको, तो जो मोलरिटी है वो तो चेंज होगी ही, और जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो गए, उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेंज होगी V2। मान लीजिए पहले M1 मोलरिटी थी और V1 वॉल्यूम थी, उसके बाद जो आपने डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को और सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड किया, तो मोलरिटी हो जाएगी M2 और वॉल्यूम हो गई V2। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये होती है मोलरिटी इक्वेशन। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और फॉर अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग N1 मोल ऑफ रिएक्टेंट A एंड N2 मोल ऑफ रिएक्टेंट B is amount of reactant 1 and 2 reacting exactly with each other। अगर हमारे पास N1 मोल और N2 मोल्स की बात की गई है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, M1V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाई N2। और उसके बाद फिर है एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ VaMl ऑफ एन एसिड हैविंग मोलरिटी Ma। अगर आपके पास कोई भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो, मान लीजिए वॉल्यूम Va मिलीलीटर है और मोलरिटी Ma है, और जब न्यूट्रलाइज किया आपने, बाद में मोलरिटी Mb और वॉल्यूम Vb, नंबर ऑफ मोल्स Nb हो गए, तब मोलरिटी इक्वेशन क्या होगी, Na, नंबर ऑफ मोल्स आपने यहाँ लगा दिए, Na इंटू Ma, Va इज इक्वल टू Nb इंटू Mb इंटू Vb। और जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन है, ऐसे ही N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये भी आपको लर्न करनी है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। और
जो लेबोरेटरी सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दस यूज्ड इज कॉल्ड स्टोक सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलोगे आप? स्टोक सॉल्यूशन। और जो रिलेशन होता है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में गाइज, वो है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, या फिर मोलरिटी इंटू एसिडिटी। आप ये बोल सकते हो मोलरिटी इंटू एसिडिटी बेसिसिटी की जगह पे आप एन फैक्टर बोल सकते हो। एन फैक्टर वही होगा कितने कोई भी एसिड H पॉजिटिव रिलीज करेगा या कोई भी बेस कितना OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, वही क्या होता है? एन फैक्टर। या फिर आपको एसिडिटी और बेसिसिटी की टर्म में भी बता सकते हो आप। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, या मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, या मोलरिटी इंटू एसिडिटी। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तब उसकी जो एसिडिटी है या एन फैक्टर है वो कितना होगा? 2 हो जाएगा वो। फिर है उसके बाद मोलरिटी और नॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन की कैसे कैलकुलेट करते हो आप? वही अगर M1V1 कोई भी हमारे पास है, उसके अंदर हमने सेकंड सब्सटेंस ऐड किया, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, ये इक्वेशन याद करनी है। इसी तरह नॉर्मेलिटी की फॉर्म में N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। फिर चलिए हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं मोलरिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बेस पे कैसे करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी सब्सटेंस है 2 ग्राम, वो ऐड किया है 18 ग्राम वाटर के अंदर और मास परसेंट निकालना है, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? सोल्यूट 2 ग्राम 18 ग्राम वाटर, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 20 ग्राम। एंड मास परसेंट मतलब इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 2 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना? 20 ग्राम मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया? 10% आ गया। फिर है सेकंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving it 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है NaOH अगर डिजोल्व किया है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो 250 ml है, और जो अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप 10⁻³ से डिवाइड करोगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से डिवाइड किया। और जो हमें मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया 0.250 लीटर, जो कि दे रखी है। अब चाहिए हमें मोल्स ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट के मोल चाहिए, तो जो मोल निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आप किसी भी चीज के मोल्स निकालते हो तो मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो गिवन मास है उसको उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। तो मोल निकालने हैं NaOH के, जो सोल्यूट है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कम अमाउंट में दे रखा है 4 ग्राम, तो NaOH के मोल निकालने हैं। तो गिवन मास तो है 4 ग्राम जो दे रखा है, और इसका मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलिकुलर मास सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1, जो आएगा 40 ग्राम पर मोल, 40 आ जाएगा। और जो गिवन मास है वो 4 ग्राम, तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ द सोल्यूट NaOH इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 0.1 मोल आ गए। उसके बाद है गाइज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो 0.1 मोल है और वॉल्यूम कितनी 0.250। आंसर आ जाएगा हमारा 0.4 मोलर। मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं 0.4 मोलर। आप सबसे पहले मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के जो कॉन्सेप्ट बता रखे हैं अच्छे से आप उनको पढ़ लीजिए, बाद में आप न्यूमेरिकल करना। सभी फार्मूले वगैरह, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, सभी फार्मूले आपको वहां बता रखे हैं, आप वो करना पहले अच्छे से, उसके बाद ही न्यूमेरिकल करना आप, क्योंकि काफी सारे वही फार्मूले यूज कर रखे हैं इसमें। उसके बाद सैंपल प्रॉब्लम थर्ड है, a solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cube of the solution. Calculate the molarity, normality of the solution. Molarity और normality दोनों निकालनी है। तो ये है जो ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो COOH डॉट 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं ऑक्जेलिक एसिड। और इसका जो मोलिकुलर मास है, मोलर मास, क्योंकि मोल्स चाहिए हमें, तो उसका गिवन मास है 0.63 ग्राम और मोलर मास हम खुद निकाल लेंगे। तो मोल आ जाएंगे उससे गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो मास दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो इसका मोलिकुलर मास देख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड का कितना आएगा। कार्बन, 2 कार्बन है, एक कार्बन का मास होता है 12, 2 कार्बन का 24 और 4 ऑक्सीजन 16 4 जा 64, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो कितना ऐड किया 2, जो टोटल मास आ गया वो आएगा 126 ग्राम पर मोल, मोलिकुलर मास। और गिवन मास कितना है 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। तो उसमें जो मोल्स निकालेंगे हम गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, मोल्स आ जाएंगे 0.005 मोल, क्योंकि मास कितना 0.63 डिवाइडेड बाय मोलर मास 126, तो कितना आ जाएंगे मोल 0.005 मोल ऑक्जेलिक एसिड। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करते हो तो वही 10⁻³ से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि जो 1 लीटर है इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हम इसी फर्स्ट चैप्टर में जो वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्जन है वो हम कर चुके हैं, तो आपको वो भी अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁻³ लीटर। आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप 10⁻³ को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.250 लीटर। उसके बाद मोलरिटी सॉल्यूशन की इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स 0.005 मोल आ चुके, वॉल्यूम 0.250 लीटर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.02 मोल पर लीटर। फिर निकालना है हमें मोलरिटी आने के बाद नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी आपको कुछ नहीं करना है, आप उस इक्वेशन से निकाल सकते हो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा था मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। आप ऐसे बता सकते हो, या तो ये आंसर हमारा कितना है 0.02, और जो ऑक्जेलिक एसिड है C≡OH ऐसे लिख सकते हैं C≡OOH। तो गाइज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हैं, और जो OH नेगेटिव आयंस, ये ऑक्जेलिक एसिड H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर सकता है, 2 H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से ऑक्जेलिक एसिड का N फैक्टर आ जाएगा 2, और जो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर, जो हमारी मोलरिटी आई है 0.002 मोल पर लीटर, जितनी भी मोलरिटी आई है ये
उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई बाई 2। आपको कुछ भी नहीं करना, आप मोलरिटी निकालने के बाद नॉर्मेलिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा 0.04, और कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी को, 0.04 नॉर्मल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी मोलरिटी आने के बाद, और दूसरा नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा था, जो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिसॉल्व करने होते हैं, वो होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं गाइज? जो मास है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मास सॉल्यूट का हमें पता होता है, और जो इक्विवेलेंट मास है, मास तो गिवन होगा सोल्यूट का, जो इक्विवेलेंट मास है, अब उसके ऊपर बात आती है इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लिखेंगे, और बेसिसिटी कितनी होगी? 2। मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मोलर मास सोडियम इसका ऑक्जेलिक एसिड का, सॉरी, कितना? 126 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कितनी ऑक्जेलिक एसिड की? 2 H पॉजिटिव रिलीज करता है तो 2, तो कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास 63। इक्विवेलेंट मास यहाँ से आने के बाद फिर उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास चाहिए हमें। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास जो दे रखा है ऑक्जेलिक एसिड का 0.63 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना? 63। तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट आया 0.63 डिवाइडेड बाय 63, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट हमारा आ गया। तो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, जो कि ये आया है हमारा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 0.250 लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से आ चुका है। तो आंसर आ जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी। अगर आपको मोलरिटी के थ्रू नहीं जाते हो आप, तो डायरेक्ट ऐसे नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, या फिर मैंने पहले अभी बताया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू 1 फैक्टर, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। बड़े ध्यान से करना पड़ेगा आपको ये। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, the density of 3 molar solution is of NaCl is 1.25 ग्राम पर ml। जो NaCl सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड 3 मोलर, उसकी मोलरिटी दे रखी है एक तो आपको, और उसकी डेंसिटी दे रखी है, और हमें मोलरिटी निकालनी है। अब की बार मोलरिटी गिवन है, डेंसिटी भी दे रखी है, लेकिन मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलरिटी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना हम सीख चुके, अब मोलरिटी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो मोलरिटी है, सबसे पहले मोलरिटी क्या थी? मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व करते हैं, वही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स सोल्यूट के होंगे, ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। हमें अब चाहिए क्या? एक तो मोल्स चाहिए सोल्यूट के, और एक सॉल्वेंट का मास चाहिए हमें। ये दो चीजें चाहिए। तो जो 3 मोलर दे रखा है NaCl, 3 मोलरिटी दे रखी है NaCl की, इसका मतलब क्या है? 3 मोल NaCl के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंट हैं। 3 मोलर का क्या मतलब है? 3 मोल सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ से जो मास है 1 लीटर सॉल्यूशन का, 1 लीटर जो सॉल्यूशन है, या फिर 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, उसका मास कैलकुलेट करना है हमें। तो आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितनी है? 1000 ml, और डेंसिटी गिवन है ग्राम पर ml में। तो यहाँ से मास आ गया, किसका? सॉल्यूशन का मास आ गया यहाँ से। और मास ऑफ 3 मोल ऑफ सोल्यूट NaCl
जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका मास 1 मोल का तो होता है, जैसे NaCl है, सोडियम का कितना 23 और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल मास कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। 58.5 आने के बाद जो 3 मोल NaCl है हमारे पास, तो 3 मोल NaCl है, तो 3 मोल का मास कितना आ जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। और 1 लीटर जो सॉल्यूशन था उसका टोटल मास कितना आया 1250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें, तो सॉल्यूशन का मास हमने यहाँ से निकाल लिया और जो सोल्यूट है उसका मास यहाँ से निकाल लिया। फार्मूला के अंदर तो हमें सोल्वेंट का मास चाहिए, तो जो सॉल्यूशन का मास है उसमें से आप सोल्यूट का मास कम कर दो, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, सोल्यूट और सोलवेंट, और हमें सोल्यूट का मास पता है, सोलवेंट का मास पता नहीं है। जो टोटल सॉल्यूशन का मास है उसमें से आपने क्या कम कर दिया, सोल्यूट का मास, और फिर ये आ गया हमारा मास ऑफ सोलवेंट। उसके बाद गाइज हमें मोलैलिटी पता कर सकते हैं हम, जो मोल्स है सोल्यूट के 3 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, तो आंसर आ जाएगा 2.79 मोलल को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, मोलल होता है ये, मोलल क्या बोलेंगे 2.79 मोलल। फिर है गाइज कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें वाटर की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और उसकी डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी दे रखी है और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैलिटी ऑफ वाटर मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ दी वाटर। जो मोलैरिटी है वाटर की, उसका क्या मतलब है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, 1 लीटर वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, ये कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यही पता करना है। तो जो 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर को आप और क्या लिख सकते हो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। उसके अंदर जो मास है, जो डेंसिटी दे रखी है कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतनी डेंसिटी आपको दे रखी है, मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर जो मास है वो कितना है 1000 ग्राम। 1 मीटर क्यूब के अंदर मास 1000 किलोग्राम है, सॉरी, मतलब 1 लीटर पानी है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 लीटर। 1 लीटर पानी है, या फिर उसको और क्या लिख सकते हो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब वाटर। 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है, उसके अंदर मास कितना है आप डेंसिटी से बता सकते हो 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है। तो उसमें कितना मास है, 1 लीटर पानी के अंदर कितना मास है 1000 ग्राम। और जो 1000 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें मोल कितने होंगे, 1 लीटर के अंदर मास कितना 1000 ग्राम। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हमें मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, और जो गिवन मास है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं डेंसिटी की हेल्प से। गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम क्या निकाल लेंगे मोल। जो गिवन मास है वो कितना 1000 ग्राम, और जो मोलर मास है वो कितना है 18। तो इसमें मोल्स कितने आ गए 55.56 मोल, इतने मोल आ गए। और हमें कितने, ये मोल कितने में, वाटर कितना है 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर ही तो निकाले है ना हमने। 1 लीटर में कितने मोल 55.56 मोल, और वही हमारी क्या होती है मोलैरिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 55.56 मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल आए वाटर के 55.56 मोल। तो गाइज ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। आपको तीनों एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं, तीनों कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये कंप्लीट समझ आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू गाइज।